पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य पर्यटन के लिहाज से भारत की गिनती प्रमुख देशों में होती है। इसकी वजह सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक चिकित्सा तकनीक और उपकरणों की उपलब्धियों के साथ ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता है, जिस कारण यहाँ आने वाला मरीज इलाज के साथ साथ आसपास के इलाकों में घूमकर स्वास्थ्य सेवाओं का लुत्फ उठाते हैं। प्राचीन समय से ही आयुर्वेद और योग का जन्म स्थान कहा जाने वाला उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता, शांत वातावरण, पर्वतीय क्षेत्र और स्वच्छ हवा के मायनों से भी स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। जहां कुछ समय पहले तक उत्तराखंड अपनी कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दिल्ली एवं लखनऊ जैसे महानगरों पर निर्भर था, वहीं उत्तराखंड में आधुनिक तकनीक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के आ जाने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान मिल गया है। मगर आज भी ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के कारण चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है, जिसके विशेष कारण है समय पर बीमारी का अभाव, इलाज में संकोच एवं इलाज में खर्च होने वाली राशि की अज्ञानता। बहुत सी बीमारियां होती है, खासकर हमारे उत्तराखंड में उस बीमारी का हल लोग झाड़ना ही समझते हैं। एक पेशेंट आया है 25 साल का, उसके बायां हाथ पैर दोनों चलना कम हो गया। उसके बाद लोग पहले उसको झड़वाने जा रहे थे, वो इत्तेफाक से पहले डॉक्टर से मिल गया। तो अभी जैसे ही एमआरआई उसमें उसका वो आ गया है लकवा का असर। अब ये उसको हुए 2-4 घंटे हुए हैं, इन 2-4 घंटे में हमने इंजेक्शन चला दिया तो इसके लकवा का होने बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अभी 25 साल का लड़का अगर अभी झाड़ फूक में लगे रहते 6-7 घंटे, तो वो 6-7 घंटे का पीरियड इसका चला जाता है, जिसकी वजह से फिर ये सारी ज़िंदगी अपाहिज होकर रहता। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, खान पान एवं दुर्घटना संभावित होने के कारण यहाँ कई ऐसे सामान्य रोग थे जिनके एहतियात एवं उपचार की जानकारी लेने हम हल्द्वानी शहर में स्थित स्वामी विवेकानंद अस्पताल पहुँचे। वहाँ जाकर हम डॉक्टर महेश शर्मा से मिले और जाना। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि लोगों को झुक के काम करना पड़ता है, चलने में भी झुकना पड़ता है। तो इस झुकने के रहते रीढ़ की हड्डी में जो एक लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, वो कमज़ोर हो जाता है और वो लिगामेंट डिस्क को रोके रहता है। अगर वो कमज़ोर होता है या टूटता है तो उसके बाद क्या होता है, जो डिस्क है वो पीछे को माइग्रेट करती है और नस को दबा देती है। ऐसी स्थिति में मरीज को पाँव में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, ये सब आते हैं और कभी कभी मरीज को इतना दर्द होने लग जाता है कि वो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और ये बीमारी बहुत आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। अगर किसी को ये परेशानी हो तो हम लोग झुकना कम करें, वज़न उठाना कम करें, क्योंकि पहाड़ों में हम लोग गाय पालते हैं, उसके लिए घास काटने के लिए भी हमें झुकना पड़ता है। वो घास का लुट्टा उठाते वक्त काफ़ी वज़न हम उठा के चलते हैं, तो इससे आम जनता को काफ़ी डिस्क की परेशानी होती है और पाँव में दर्द काफ़ी कॉमन है, जिसे हम सियाटिका बोलते हैं। साधारणतः दवाई द्वारा और कसरत द्वारा ही ठीक हो जाता है, लेकिन जब परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है तब ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन की जब ज़रूरत हो तो ऑपरेशन टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन आजकल बहुत छोटा हो गया है। ये दूरबीन विधि द्वारा बहुत छोटे चीरे से किया जाता है और इसमें ज़्यादा हड्डियाँ भी नहीं काटी जाती हैं और मरीज जो है ऑपरेशन के दूसरे दिन ही घर चले जाता है। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा स्वामी विवेकानंद अस्पताल के संस्थापक होने के साथ साथ अस्पताल में न्यूरोसर्जरी की सेवा प्रदान कराते हैं। मैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, मैं न्यूरो सर्जन हूँ हल्द्वानी में। और हल्द्वानी में मैंने और डॉक्टर शिवा मलिक ने यहाँ पे न्यूरो सर्जरी सेंटर एक शुरू किया हुआ है, जो कि अब हल्के हल्के ग्रो करते हुए मल्टी स्पेशलिटी सेंटर हो गया है। और इस सेंटर का नाम हमने विवेकानंद जी के नाम पे विवेकानंद हॉस्पिटल रखा हुआ है और इसमें हम लोग न्यूरो सर्जरी, न्यूरो साइंस संबंधी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे साथ लेडी डॉक्टर अर्चना सिंह जुड़ी हुई हैं, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और वो जो है गायनेकोलॉजी। और डॉक्टर पवन है, जो कि जिन्होंने हमारा आईसीयू संभाला हुआ है, वो एनेस्थीसिया वाले हैं। राउंड द क्लॉक हमें एनेस्थीसिया की सेवाएं देते हैं, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट देते हैं। डॉक्टर यतीन्द्र हैं, जो कि फिजिशियन हैं और सारे गंभीर रोग, सांस रोग, हृदय रोग और पेट रोग संबंधी इलाज देते हैं। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी मशहूर हैं। और हमारे पास डॉक्टर हैं डॉक्टर जयश्री, जो कि बच्चे के डॉक्टर हैं, और हमारे पास एक बच्चों का आईसीयू भी है।
न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आम होने के कारण हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि न्यूरोसर्जरी क्या है और कौन कौन सी बीमारियों में ये की जाती है। ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, पेरिफेरल नर्व्स यानी तंत्रिकाएं, इन तीनों विषयों की शल्य चिकित्सा को न्यूरोसर्जरी कहते हैं। एकनाथ शर्मा जी हैं। जब ये आए थे हम ये पूरे कोमा की स्थिति में थे। इनके दिमाग में ये बड़े बड़े खून के थक्के हैं, अगर आप यहाँ पे परसीव कर पाएँ, काफ़ी बड़े खून के थक्के हैं इनके। और जब ये हमारे पास आए तो बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इनको हमने वेंटिलेटर पे लिया और तुरंत ऑपरेशन का प्लानिंग की। ऑपरेशन करके इनका हमने दिमाग में जो प्रेशर है, एक तरफ की दिमागी हड्डी हटा दी, क्योंकि इनका जो क्लॉट है वो लेफ़्ट साइड था, बाईं तरफ था। और बाईं तरफ बोलने का भी अंग होता है, बाईं तरफ जो है समझने का होता है, दाहिने हाथ पाँव की ताकत का अंग की नियंत्रण होता है। तो ऑपरेशन द्वारा हमने हड्डी हटाई और दिमाग का खून का थक्का भी हटा दिया है। आज ये वेंटिलेटर से ही बाहर हो गए। ये अभी वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर से बाहर हो गए हैं, अपनी सांस खुद ले पा रहे हैं। और बस थोड़ा अभी इनको बोलने की दिक्कत है, लेकिन तब भी जो है समझ पा रहे हैं। इनका क्लॉट एक्चुअली ऐसी जगह पे था जहाँ से आदमी बोलता है, जहाँ से समझता है। और लेकिन जिस वक्त ये आए थे उस वक्त गंभीर कोमा की स्थिति में थे, सांस भी अच्छी नहीं थी इनकी। समय पे ऑपरेशन से इनका दिमाग का प्रेशर कम हुआ और आज अपनी सांस अच्छे से ले पा रहे हैं। तो ये सुविधाएं जो हम लोग हल्द्वानी में मुहैया करा रहे हैं, ये सुविधाओं के लिए मरीज को पहले बाहर जाना पड़ता था। वेंटिलेटर की सुविधा, ऐसे ऑपरेशन की सुविधा दिल्ली या लखनऊ में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब हम लोग अलग अलग अस्पताल, केवल हम ही नहीं और भी अस्पताल हैं हल्द्वानी में, जो कि ब्रेन सर्जरी और दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करके मरीजों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जिया एक 3 साल की बच्ची है जिसके पिछले हिस्से में फोड़ा हो जाने के कारण उसके माता पिता उसे स्वामी विवेकानंद अस्पताल लाए हैं, जहां डॉक्टर शर्मा ने उन्हें ऑपरेशन द्वारा फोड़ा हटा देने की सलाह दी। करीब 45 मिनट के ऑपरेशन के बाद जिया का ऑपरेशन सफल रहा। ये देखिए बच्ची, स्माइल करो। हेलो हेलो। वहीं अस्पताल में 65 वर्षीय महिला लीला देवी, जो पहाड़ों में भारी वजन व जानवरों का काम करने के कारण पैरों के दर्द से परेशान थी, उनकी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने हमें बताया, आज हम लोग लीला देवी जो 65 साल की लेडी है, महिला है, वो हमारे पास परेशानी लेकर के आई कि उनके कमर में दर्द शुरू हुआ और ये दर्द हल्के हल्के पाँव में चला गया और अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। तो हम लोगों ने उन्हें स्ट्रेचर पे ही अस्पताल में लिया और उनका MRI कराया। तो MRI में हमने पाया कि उनके जो है L4-5 लंबर डिस्क है, जिसने कि उनकी नीचे पाँव की ताकत वाली नसों को दबाया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे MRI देखें तो MRI में ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड आ रही है और यहाँ से नीचे रूट शुरू हो जाती हैं। और L4-5 अगर हम रीजन देखें तो यहाँ पे पूरा बंद पड़ा हुआ है। इसके दोनों कंपोनेंट हैं, आगे से इसमें डिस्क का दबाव है और पीछे से जो एक लिगामेंट होता है जो अंदर स्पाइनल कैनाल में जाता है, वो भी काफ़ी हाइपरट्रॉफिक यानी कि मोटा हो गया और उसने नस को दबाया हुआ है। इसमें अगर हम लोग देखें तो स्पाइनल कैनाल के लिए इतनी जगह खुली होनी चाहिए। जो ये जगह दिख रही है सफ़ेद इतनी जगह स्पाइनल कॉर्ड के लिए खुली होनी चाहिए और नसों के लिए जगह बची रहनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये पूरा ब्लैक दिख रहा है और वाइट हमें दिख ही नहीं रहा है। वाइट सफ़ेद का मतलब है ये है कि इसमें हमें दिमाग का पानी या CSF दिख रहा है, जिसमें पाँव की ओर को जाने वाली नसें झूल रही हैं और यहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाता है और नसों के लिए जगह बिल्कुल नहीं बचती है। तो हमें ऑपरेशन प्लान करना है। कभी कभी ये परेशानी जवान लोगों में भी आती है, जब लोग अचानक ही झुक जाते हैं, अचानक ही वज़न उठा लेते हैं और उनका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट टूट जाता है एक्चुअली, तो वहाँ से डिस्क बाहर निकल आती है। और उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह से होती है कि लोगों को झुक के ही चलना पड़ता है। और वहाँ पे हम लोग गाय वाय बहुत पालते हैं, खेती करते हैं, तो लोगों को झुक के घास काटना पड़ता है, फिर उसी घास के लुट्टे को उठा करके चलना पड़ता है। तो कुल मिला करके स्थिति ऐसी रह जाती है कि गांव की जो महिलाएं हैं, अक्सर पहाड़ की महिलाओं, उसमें ये परेशानी काफ़ी कॉमन हो जाती है। 1 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उन्हें सुबह घर ले जाने की अनुमति दे दी
ऑपरेशन सफल रहा और लीला देवी से बात करते समय उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। और बहुत 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 धन्यवाद सब लोग हों जो पहाड़ा लोग थे और बहुत डांट डूंगरी रोनी कोई कह नहीं जान सकन और उन्होंने मेरे प्रार्थना चुके मतलब जिंदगी में आए दिन सन और बहुत जो छू अपन दिलक ये चुके इलाज में बहुत अद्भुत रहा। अब तलबटी पूरी पीढ़ यहाँ बता रही थी यहाँ पीढ़ के अंदर न्याय और यहाँ भगवान प्रकट है जाएंगे कहाँ पर ऑपरेशन हो मेरे को पता नहीं लगा 3 दिन है 3 दिन में मेरे को बहुत खुशी है कि दर्द दूर लगो कि मैं आए इंसान सही सुन कभी। अब हम अपनी रिसर्च के आखिरी पड़ाव में थे जहां हम मरीज की जांच में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और अस्पताल द्वारा मरीजों के रहने की व्यवस्था को देखने गए। हमारे पास 1.5 टेस्ला की सीमेंस की एमआरआई है जो कि लेटेस्ट और अपग्रेडेड है और जीई का मल्टी स्लाइस सिस्टम भी है जिसमें हमारे पास एमआरआई के जो बहुत सारे केसेस थे पेशेंट्स को आउट जाना पड़ता था लाइक एंजियोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमारे पास सारी स्टडीज होती है जिससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे सारे रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारी यहीं पे हो जाती है। आईपीडी का जो कलेक्शन होता है आईसीयू जनरल वार्ड फर्स्ट सेकंड और प्राइवेट वो हम खुद जाके सैंपल लेते हैं। बाकी जो ओपीडी कलेक्शन होता है उसके लिए कलेक्शन सेंटर हमारा नीचे है। उस पर जो कलेक्शन होता है पहले नीचे बिलिंग होती है उसके अनुसार फिर नंबरिंग और सीरियल वाइज करके सैंपल ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद ये हमारा माइक्रोस्कोप है और सारा बायोकेमिस्ट्री और हमारा जो पैथोलॉजी का हेमेटोलॉजी होती है वो सब यही होती है। जो हमारे स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे कल्चर हो गए थायराइड प्रोफाइल्स हो गए और हमारे ब्लड कल्चर हो गए ये हमारे आउटसाइड थ्रू होते हैं। तो इसकी क्या प्रोसेस होती है 3rd डे में रिपोर्टिंग आती है कल्चर की 42 से 72 का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसके बाद ये रिपोर्ट फाइनल होती है। जो हमारी स्पेशल है जैसे ब्लड कल्चर होगी इसके 7 डेज का रहता है 7 डेज के बाद ही ये वाली रिपोर्ट फाइनल हो पाती है। बाकी डिपार्टमेंट आप सब देख ही सकते हैं बाकी सब हमारी प्रोसेस इसी थ्रू क्लियर रहती है। और जो हमारा नॉर्मल रूटीन जो हमारी आईसीयू की रिपोर्ट्स होती है हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी उसको क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारी ओपीडी की टाइमिंग रहती है 1 से 2 घंटे के बीच में हम सारी रिपोर्टें क्लियर कर लेते हैं। हमारा वार्ड जनरल वार्ड है जिसमें हम लोग जो है फुल्ली एसी है ये एक्चुअली और हम लोग इस तरीके से सेपरेशन करके रखते हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। जनरली आपने देखा होगा जनरल वार्ड जो है खुले रहते हैं वहाँ पर कोई इस तरीके से व्यवस्था नहीं है लेकिन हमने लोगों की प्राइवेसी के लिए ये व्यवस्था की है। कभी भी अगर किसी को हाथ पांव की ताकत चली जाए या बोलने में दिक्कत हो या नहीं बोल पाए और मुंह तिरछा हो जाए तो ऐसी स्थिति को जो अचानक ही होती है हम लोग आम भाषा में स्ट्रोक बोलते हैं या पक्षाघात बोलते हैं या सिम्टम को पैरालिसिस बोलते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि जब भी दिमाग की जो खून सप्लाई करने वाली धमनी होती है वो थक्के से बंद हो जाती है और उसके रहते दिमाग का जो हिस्सा या तो बोलने में काम आ रहा हो या दाहिने या बाएं हाथ पांव चलाने में काम आ रहा हो वो निष्क्रिय हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही गोल्डन आवर होता है मरीज के लिए कि अगर वो 3.5 से 4 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए तो हम लोग उस मरीज को उस थक्के को घोलने की दवाई दे सकते हैं और मरीज का जो आवाज़ चली गई हो या दाहिने हाथ पांव की या बाएं हाथ पांव की ताकत चली गई हो वो लौट सकती है। इसमें हमें एक फास्ट सिनोनिम करके है उसे यूज़ करना होता है। फास्ट का मतलब होता है त्वरित काम करना लेकिन फास्ट एफ के लिए होता है फेशियल पैरालिसिस किसी का अगर चेहरा तिरछा हो जाए। ए का मतलब होता है आर्म किसी के हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। एस का मतलब स्पीच कि आपका अगर बोलने में दिक्कत आ रही है और टी का मतलब होता है कि आप ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है जल्दी समय से। अगर हमारे किसी भी मरीज को या अगर हमारे किसी भी रिश्तेदार को ऐसी परेशानी आती है तो हम लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। झाड़ फूँक के सहारे नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग मानते भी हैं कि हम झाड़ फूँक कराएं तो वो हमारी अपनी मान्यता है उसे हम फॉलो कर सकते हैं लेकिन जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है इससे काफ़ी मरीज आजकल लाभान्वित होते हैं। हमारे इस हल्द्वानी में काफ़ी सेंटर्स में खून का थक्का घोलने वाले इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं और लेकिन हमें केवल समय पे पहुंचना होता है और वह इंजेक्शन तभी कारगर होते हैं जब मरीज 4.5 घंटे से पहले अस्पताल में पहुंच जाएं।
तो आम समाज, आम जनता से मैं अपील करता हूँ कि कभी भी किसी भी मरीज़ को वो पाते हैं कि उसे स्ट्रोक जैसे लक्षण मिल रहे हैं तो तुरंत अस्पताल पहुँचाएँ और उसको उपचार और ट्रीटमेंट मुहैया कराएं, जिससे कि मरीज को आने वाला समय अपंगता में न जीना पड़े। साधारणतया किसी को भी अगर सिर का दर्द होता है तो आम तौर पे वो तनाव की वजह से होता है या फिर माइग्रेन की वजह से होता है। अगर दिमाग में आधे हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसे माइग्रेन ही बोलेंगे। मरीज को उल्टियाँ भी होती हैं और कभी कभी तो इतना भयंकर दर्द होता है कि मरीज को लगता है कि उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन ये आम बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए हम लोगों को खट्टी चीज़ें, बासी चीज़ें, रखी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे दही है, पनीर है, सिरका है, अचार है और नींबू और संतरे ऐसे फल को नहीं खाना चाहिए जिसको ये परेशानी है। शराब और नशे का सेवन भी मना रहता है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, फ्रेश खाना खाएं और नियम से समय से सो जाएं, ज़्यादा टीवी और मोबाइल का यूज़ ना करें तो इस सिर दर्द से और माइग्रेन जैसी परेशानी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर किसी को सुबह सुबह दर्द हो रहा है और दर्द की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, तो ऐसे में सीटी स्कैन या एमआरआई ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिर दर्द के कारणों में ब्रेन ट्यूमर्स या फिर दिमाग में नस फटने, जिसे हम सबअर्कनोइड हेमरेज बोलते हैं, की संभावना होती है। और ये बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए तो इलाज भी अच्छा पॉसिबल हो पाता है। तो आम जनता से मेरी राय है कि अच्छी लाइफस्टाइल जिए, रोज़ व्यायाम करें, फ्रेश खाना खाएं, बढ़िया नींद लें। लेकिन अगर बहुत परेशानी रहती है तो डॉक्टर की सेवा लें, परामर्श लें, क्योंकि ये बीमारी आराम से ट्रीट हो सकती है। कभी कभी हम पाते हैं कि सड़क के किनारे या घर में किसी संबंधी को अचानक ही मिर्गी के दौरे आते हैं कि मरीज के हाथ पांव में कंपन हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। ऐसी स्थिति में डरे नहीं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये परेशानी अचानक ही होती है, किसी ने देखी भी नहीं होती है, तो आपको केवल मरीज को करना क्या है, करवट लेटा देना है। करवट लेटाने से क्या होगा कि उसके मुंह में जो भी लार वगैरह रहती है, क्योंकि उस वक्त मरीज बेहोश होता है, माना उसने पान मसाला वगैरह खाया या कुछ खाने के कण मुंह में हो तो फेफड़े में जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि मरीज को करवट से लेटा देना है और उसका अगर निकाल सकें तो मुंह से जो भी चीज़ आप निकाल सकते हैं बाहर की ओर को, पान मसाला या कुछ भी, वो बाहर निकाल दें। और मुंह का डायरेक्शन ऐसा रखना है कि वो जो भी चीज़ें वो नीचे गिरें, अंदर ना जाएं। अलग तरह की चीज़ें करने की कोशिश नहीं करनी है कि आप चम्मच से उसका मुंह खोलने की कोशिश करें, पानी डालें, पानी पिलाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से आप मरीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उस वक्त मरीज़ बेहोश होता है और वो सब चीज़ें उसके फेफड़े में जा कर के भयंकर निमोनिया पैदा कर सकती हैं। ज़्यादातर दौरे 2-3 मिनट से कम में ही रुक जाते हैं और मरीज़ उसके बाद पूरे होश में आ जाता है। लेकिन अगर 2-3 मिनट से ज़्यादा का दौरा आ रहा है तो फिर मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना अति आवश्यक है। मिर्गी के दौरे दवाइयों द्वारा आराम से नियंत्रित हो जाते हैं और मरीज 90 से 95% 3 से 4 साल की दवाई के बाद दवाइयों से भी निजात पा लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ झाड़ फूक के सहारे रह जाएं, देवी देवताओं के सहारे रह जाएं और इसको देवी देवताओं का प्रकोप मान के चलें तो कोई भी मिर्गी का दौरा कभी भी मरीज की जान ले सकता है। तो मिर्गी के दौरे का इलाज कराएं, उसको भगवान भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि मिर्गी के मरीज अक्सर ठीक होते हैं। कभी कभी मिर्गी के दौरे के कारण होते हैं, जैसे हम लोग पहाड़ में अक्सर सलाद वलाद खाने के आदी होते हैं, हम लोग रायता बनाते हैं, हम लोग धनिया डालते हैं, कच्चा धनिया दाल में डालते हैं। तो इन कच्ची सब्जियों में जो मिट्टी लगी रहती है उससे टीनिया सोलियम करके एक फीताकृमि होते हैं, उसके अंडे हमारे अंदर चले जाते हैं और वो दिमाग में और अन्यत्र सिस्ट बना देते हैं। और ये बीमारी बहुत कॉमन है पहाड़ों में। हम लोग स्रोत का पानी पीते हैं या हम लोग नल का पानी सीधे पी लेते हैं। हमें जो भी पानी हम पीते हैं वो फिल्टर करके उबाल के पीना चाहिए। और जो भी सब्जियां हम खाते हैं, कच्ची सब्जियों अच्छे से धोए खानी चाहिए, क्योंकि ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बहुत कॉमन बीमारी है और ये
अक्सर जब मरीज को दौरे आते हैं तभी पता चलती है। तो इसका बचाव ही सबसे बढ़िया इलाज है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो उसका इलाज भी संभव है। तो मैं आम जनता से यही अपील करूँगा कि कभी कभी अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो डरे नहीं। दिखने में ज़रूर ये डरावनी बीमारी लगती है, लेकिन इसका इलाज आराम से पॉसिबल है। और 3 साल की दवाइयों के बाद या 4 साल की दवाइयों के बाद 90% जनता तो फिर दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। धन्यवाद। मेडिकेशन लेते हैं, जब सांस नहीं फूलती मेडिकेशन छोड़ देते हैं। तो इस बात पर बल दिया जाता है कि जब आपकी सांस कंट्रोल है तब भी आप रेगुलर मेडिकेशन लें, क्योंकि मेडिकेशन सांस की 2 तरह की होती हैं, एक तो कंट्रोलर होते हैं, एक रिलीवर होते हैं। कंट्रोलर मीन जो आपके लक्षणों को कंट्रोल करके रखेंगे। जो रिलीवर होते हैं उनकी ज़रूरत जब पड़ती है जब मरीज़ की सांस ज़्यादा फूल जाती है। तो बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं अगर उनकी सांस सही होती है तो वो दवा लेना छोड़ देते हैं। तो इस बात पर बल दिया जाता है कि आप दवा रेगुलर लें ताकि आपको इमरजेंसी में एडमिट होने की ज़रूरत ना पड़े, और उस टाइम जो क्राइसिस है, जो जान पे खतरा बना रहता है सांस बढ़ने की वजह से, वो एपिसोड कम हो। तो आप रेगुलर दवा लें, इस बात पर बल दिया जाता है। क्योंकि बहुत से मरीज होते हैं जब लक्षण सही हो जाते हैं तो दवा लेना छोड़ देते हैं। दूसरी बात, डायबिटीज़ वाले मरीजों में एक मिथ होता है कि हम अभी से दवा लेंगे तो हमें ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी ना। तो ये मिथ दूर करने का प्रयास किया जाता है कि जैसे आपके लिए बॉडी के लिए खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही अगर बॉडी नीड कर रही है किसी मेडिकेशन की तो वो ज़रूरी है। जहाँ तक कि साइड इफ़ेक्ट का प्रश्न है, वो किसी उचित डॉक्टर की सलाह से, जो भी MD मेडिसिन हो उनकी सलाह से अगर वो आप दवाएँ लेंगे तो उससे कोई नुकसान होने का डर नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम डॉक्टर उन चीज़ों को मॉनिटर करता है। और ये जो फियर है, ये जो डर है कि हम इतने लंबे समय तक दवा लेंगे तो हमें और नुकसान होने की संभावना रहती है, ये सब दूर होता है। दूसरा, रेगुलर विजिट्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार डॉक्टर को दिखाया आपने और फिर 1 साल बाद सीधे आ गए, तब तो आपकी दवा खाने का कोई मतलब नहीं। आप रेगुलर विजिट करेंगे तभी दवा इफेक्टिव होगी। और शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए। बहुत से मरीज ऐसे देखे गए हैं कि बस दवा खा रहे हैं, नाम पे दवा खा रहे हैं, दवा के नाम पे दवा चल रही है बस, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मेरी शुगर कितनी होनी चाहिए। जब उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि शुगर है 200 300 चलती रहती है, लेकिन शुगर की दवा खाते रहते हैं। ऐसी दवा से कोई फ़ायदा नहीं। दवा अगर खाएँ तो इफेक्टिव खाएँ, ताकि जो हमारे गोल हैं, जो हमें किडनी बचानी है, हमें आँखें बचानी हैं, हमें बाकी हार्ट अटैक इन सब से बचना है, तो जो गोल है हमारे वो पूरे हो सकें, इस तरह से दवा खाएँ। ACL पार्सल टीयर हुआ है। पार्सल टीयर इंजरी में हम फिजियोथेरेपी के द्वारा और कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, इनकी थाइस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के द्वारा उसको हील किया जाता है। उसमें लेजर थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी ये दी जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी रिकवर हो जाए। और साथ में थाइस को मजबूत की एक्सरसाइज कराई जाती है कि जोड़ पे एकदम से लोड ना आए लिगामेंट पे। अगर आप लिगामेंट फुल टीयर होता है तो उसके केस में ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कराई जाती है। अब मैं कुछ फिजियोथेरेपी के कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। इनको पाँव ऊंचा उठाएंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। ये थाइस की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है। रोकिए, होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़िए। ये 3 एक्सरसाइज तो मेन एक्सरसाइज है, ये करनी है आपने। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज है। यहाँ एक अच्छी बात मेरे को ये लगा कि मतलब ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे पास कोई आदमी नहीं थे। मैं अपने ब्लड बैंक में गया, वहाँ से मेरे को एक अच्छे एक जोशी साहब मिले, दिल्ली से आए थे एक दिन पहले। तो मेरे को ऐसा मिले कि उन्होंने बोला कि मैं व्यवस्था कर देता हूँ। मेरे को 3 बोतल ब्लड की ज़रूरत थी, कि उन्होंने 7-8 आदमी जमा करके ब्लड डोनेट करवाया। डोनेट करने के बाद में कि हम 3 यूनिट चाहिए था, 3 यूनिट यहाँ ला के दिया, 3 यूनिट हमारा काम बन गया। तो ब्लड बैंक वालों ने भी मेरे को बहुत ही मदद किया, अच्छा मदद किया।